बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। डेज़ी को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। बार बार ऊँघती और चौंक पड़ती। कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई जंगली दरिंदा झपट पड़ा हो, कभी महसूस होता जैसे किश्ती डूब रही हो, कभी बिनहाम का खौफनाक चेहरा झपटता हुआ सा महसूस होता। लेकिन आखिरकार सहमे हुए जहन पर थकन गालिब आ ही गई और इसने इसे ख्वाब के तारीक जजीरों में धकेल दिया। मगर फिर वो चीख ही के साथ जागी थी। ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई गला घोंट रहा हो। इसने उठने की कोशिश की और तभी इसे एहसास हुआ कि वो ख्वाब नहीं, हकीकत में किसी के हाथ की इसकी गर्दन पर थे। एक चीख फिर फिजा में बुलंद हुई। कौन है? क्या है? किसी ने बाहर से चीख कर कहा और नामालूम हाथ इसकी गर्दन से हट गए। छुलदारी में अंधेरा था, लेकिन इसे अंदाजा हो गया कि गर्दन दबाने वाला तेजी से निकल गया है। फिर वो चीखने लगी। क्या है? क्या बात है? किसी ने छुलदारी का पर्दा झिंझोड़ा और फिर वो टॉर्च की रोशनी में नहा गई। आने वाला बिनहाम था। डेज़ी बुरी तरह हाँप रही थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो नामालूम हाथ अभी उसका गला घोट रहे हो। क्या है? क्या हुआ? चारों तरफ से आवाजें आने लगी। शायद दूसरे भी जाग गए थे। खामोश रहो, बिनहाम ने अंदर से कहा और डेज़ी को घूरता हुआ बोला। क्या बात थी? कोई मेरा गला घोट रहा था, वो गर्दन मसलती हुई बदिक्कत बोली। ओह, तुमने ख्वाब देखा होगा, बिनहाम ने कहा। नहीं, ख्वाब नहीं, इसने कहा। फिर यकबैक उछल पड़ी और हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी। मेरा लॉकेट, मेरा लॉकेट! बिनहाम उसे गौर से देख रहा था और इसके होंठ भींचे हुए थे। रोशनी का दायरा अभी डेज़ी ही पर था। मेरा लॉकेट मिस्टर हाम, वो मेरा लॉकेट ले गया है, डेज़ी ने किसी तरह इन हिस्ट्रियाई किस्म की चीखों पर काबू पाते हुए कहा। कौन ले गया है? बिनहाम ने कहा। मैं क्या जानूं, मुझे ऐसा मालूम हुआ था जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा हो, लेकिन वो लॉकेट ही लेकर चला गया, डेज़ी ने कहा। इसे गर्दन पर हाथ फेरकर सिसकारी ली और उंगलियों में चिपचिपाहट सी महसूस की। ओहो, खून! बिनहाम बोला, क्योंकि डेज़ी का हाथ अब भी रोशनी में था और वो बुरा समूह बनाए हुए खून आलूद उंगलियों को देख रही थी। बिनहाम आगे बढ़ा। डेज़ी की गर्दन पर एक लंबी सी खराश थी जिससे खून रस रहा था। क्या देख रहे हो? डेज़ी ने सिसकी ली। मेरा लॉकेट मुझे दो, खुदा के लिए, वरना वो तुम सब पर तबाही लाएगा, डेज़ी ने कहा। मुझसे मांग रही हो लॉकेट? मैं क्या जानूं, मगर ये क्या? भला कोई लॉकेट हम पर कैसे तबाही ला सकता है? बिनहाम ने कहा और फिर खामोश होकर शायद बाहर की आवाज़ें सुनने लगा। जाओ, तुम सब खेमे में जाओ, इसने गुंजीली आवाज़ में कहा और फिर वहाँ सन्नाटा छा गया। सिर्फ कदमों की आवाज़ें फिजा में इर्ताश पैदा कर रही थी। बिनहाम फिर लड़की की तरफ मुड़ा और जेब से दिया सलाई की डिब्बियाँ निकाल कर इसके सामने फेंकता हुआ बोला। लैंप रोशन करो। तुमने इसे बुझाया ही क्यों था? बिनहाम ने कहा। मैंने नहीं बुझाया था, बुझा ही नहीं सकती थी। इतने मजबूत दिल वाली नहीं हूँ कि ऐसे डरावने माहौल में चिराग बुझाकर सोती, डेज़ी ने कहा और अकड़ों बैठकर लैंप रोशन करने लगी। साथ ही वो बड़बड़ाती जा रही थी। मेरा लॉकेट मुझे वापस मिलना चाहिए, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पर लाए ही क्यों हो? मुझे यकीन है कि लॉकेट तुम्हारी पास है, डेज़ी ने कहा। शायद तुम पागल हो गई हो, मैं कोई ऐसा बेढंगा तरीका क्यों इख्तियार करता, बिनहाम ने कहा। या खुदा, क्या मैं पागलों में आ फंसी हूँ? इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। वो लैंप रोशन कर चुकी थी। इधर देखो, हाम को गुस्सा आ गया। क्या तुम ऊट पटांग बक रही हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों लाए हो? डेज़ी ने कहा। मेरी बात का जवाब दो। आखिर तुम किस बिना पर कह रही हो कि लॉकेट मेरे पास ही होगा? बिनहाम ने कहा। तुमने जज़ाइर जुल्मात और मेरे बाप का हवाला क्यों दिया था? डेज़ी ने पूछा। आहा, तो क्या वो लॉकेट इसी सिलसिले की कोई कड़ी थी? हाम का लहजा मुतहय्यराना होने के साथ साथ वो इश्तियाक भी था। डेज़ी जवाब देने की बजाय फूट फूट कर रोने लगी। हाम किसी सोच में पड़ गया। अंदाज से ही मालूम होता था कि इसे लड़की के रोने की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। ओह, समझा, वो थोड़ी देर बाद बड़बड़ाया। धोखा। फिर सख्ती से होंठ भींच लिए, शायद गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। बड़े खेमे में वो सब इकट्ठे थे और बिनहाम एक एक को इसी तरह घूर रहा था जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। बताओ, वो काली भेड़ कौन है जिसने लड़की के गले से लॉकेट उतारा था? बिनहाम गरजा। इसे कोई जवाब ना मिला। फिर यकबैक इसने एक आदमी की तरफ हाथ उठाकर कहा। मोरन, तुम जवाब दो। ये गठीले जिस्म का वजी आदमी था। कद में हाम से कुछ ही कम रहा होगा। आंखों से मक्कारी मुतरश्शे थी।
पता नहीं किन हवाओं में उड़े हो। हाम इसने मुतहय्यराना लहजे में कहा। कैसा लॉकेट? उसने पूछा। लड़की के बारे में किसने मालूमात मुहैया की थी? हाम का लहजा तल्ख था। मैंने, मोरन ने जवाब दिया। लेकिन कोई बात छुपाई थी? हाम ने पूछा। अहमक ना बनो, मोरन बोला। ओह, ये जुर्रत? बिन हाम आंखें निकालकर बोला। क्या तुम मुझे जानते नहीं? बिन हाम, फिर कहूंगा कि अहमक ना बनो। तुम इस पार्टी में गैर जरूरी और गैर अहम शख्सियत हो, मोरन ने कहा। बिन हाम ने कहकहा लगाया और बोला, जरूर तुम्हारा दिमाग चल गया है। तुम खुद को पार्टी का लीडर समझते हो हाम, हालांकि ये बकवास है, मोरन ने कहा। क्या मतलब? बिन हाम बोला। अगर इन लोगों में से कोई भी तुम्हारा हुक्म मानने पर तैयार हो जाए तो मुझे जरूर कत्ल करा दो, मोरन ने कहा। बिन हाम ने पलकें झपकाईं। इस किस्म के चैलेंज किसी मजबूती ही की बिना पर कहे जाते थे। इसे सोचना पड़ा। मोरन बड़ी लापरवाही से उसे देख रहा था। पेट्रोमैक्स लैंप की रोशनी में बकिया लोगों के वहशत ज़दा चेहरे अजीब से लग रहे थे। मोरन हाम को खामोश देखकर बोला, सुनो, तुम्हें लीडर बनाए बगैर हम कश्ती हासिल न कर सकते थे, क्या समझे? तो लॉकेट तुम्हारे पास है, बिन हाम ने कहा। मैं नहीं जानता कि तुम किस लॉकेट का तस्करा कर रहे हो, मोरन बोला। लड़की सो रही थी, किसी ने इसके गले से जबरदस्ती इसका लॉकेट खींच लिया। इसकी गर्दन पर बड़ी सी खराश है, बिन हाम ने कहा। यह तजवीज़ कितनी अहमकाना थी कि इसे अलग छुलदारी में रखा जाए। मोरन तज़हीक आमेज अंदाज में मुस्कुराया। वो खौफजदा थी, बिन हाम ने कहा। फिर एक बैग दांत पीस कर बोला, ओह, क्या बकवास है। मैं तो सचमुच इसी अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ जैसे तुम ही लीडर हो। हुक्म देकर तो देखो किसी को, मोरन ने कहकहा लगाया और डेजी आगे बढ़कर बोली, अगर लॉकेट तुम्हारे पास है तो मुझे वापस कर दो, वरना वो तुम पर तबाही लाएगा। बकवास बंद करो, मोरन ने हाथ हिलाकर कहा। फिर हाम से बोला, ये सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं चाहता था कि हमारे दरमियान किसी किस्म का झगड़ा हो, मगर अब तुम्हें एक कैदी की हैसियत से रहना पड़ेगा। नहीं, जेब में हाथ डालने की कोशिश ना करो, मोरन ने कहा। ठहरो, दफतन एक लंबा तड़ंगा हबशी हाथ उठाकर बोला। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ सुनने और समझने की कोशिश कर रहा हो। सुना? वो उंगली उठाकर बोला। हाँ, वो किसी परिंदे की आवाज़ थी, मोरन बोला। तुम क्या कहना चाहते हो? नहीं, ये किसी परिंदे की आवाज़ नहीं थी, मैं जंगलों का कीड़ा हूँ। फिर तुम इसे क्या समझते हो? बिन हाम ने कहा। बहुत करीब से हमारी निगरानी की जा रही है और ये आवाज़, ये किसी के लिए किसी किस्म का कोई पैगाम था। यकबैक हाम ने मोरन पर छलांग लगाई और वहाँ अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया। फिर चार आदमियों के अलावा सभी इन पर झुक पड़े। इन चारों में ये हबशी भी शामिल था। एक तरफ डेजी खड़ी कांप रही थी, फिर वो खिसक कर इन्हीं के करीब आ गई। ये क्या हो रहा है? ये क्या पागलपन है? क्या ये इसे मार डालेंगे? इसने कपकपाती आवाज में कहा। नहीं, प्यार करके छोड़ देंगे, उस आदमी ने कहा जो सूरत से ही अहमक मालूम होता था। इस लॉकेट में क्या था? दुनिया का मौलिक तरीन जादू। ये सब मर जाएंगे, मेरे खुदा, डेजी ने कहा। अब क्या ख्याल है? नौमर आदमी ने अहमक से पूछा। क्या इसे बचाने की कोशिश की जाएगी? खुद को बचाने की कोशिश करो, हबशी बोला। वो आवाज़ ऐसी ही थी के होली फादर। वो उछल पड़ा और बुखलाए हुए लहजे में अहमक से बोला, हम घेर लिए गए हैं बॉस, वो बहुत करीब हैं। अहमक कुछ कहने ही वाला था कि हाम की घुटी घुटी सी चीखें सुनाई देने लगी। अरे, क्या तुम सब नमक हराम हो? कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा? यकबैक अहमक के दोनों हाथों में रिवॉल्वर नजर आए और इसने चीख कर कहा, हट जाओ मिस्टर, हाम को छोड़ दो, वरना कोई भी जिंदा ना बचेगा। अहमक ने कहा। क्या कर रहे हो? नौमर आदमी इसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला। हाम के मर जाने में हमारा क्या फायदा है? लेकिन अहमक बदस्तूर इन लोगों की तरफ रिवॉल्वर ताने रहा। वो हाम को छोड़कर हट गए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुरन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए धाड़ा। तुम्हें किसने मुलाजिम रखा था? इसने। अहमक ने अपने करीब खड़े हुए नौमर आदमी की तरफ इशारा किया। हाम जमीन पर बैठा हाँप रहा था। इसके कपड़े कई जगह से फट गए थे और चेहरे पर लंबी लंबी खून आलूद खराशें थी। ये कौन है? मुरन ने नौमर आदमी को घूरते हुए पूछा। पार्टी का लीडर, अहमक आदमी ने कहा। क्या बकवास है? मुरन बोला। यही जुमला कुछ देर पहले मिस्टर हाम ने भी दोहराया था, इसलिए मैं बुरा नहीं मानूंगा। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि हम सब जहन्नम रसीद हो चुके हैं। जंगलियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। काला आदमी झूठ नहीं बोलता, अहमक आदमी ने कहा। हाम उठा और बिल्कुल पागलों के से अंदाज में मोरन की तरफ बढ़ने लगा। इसके हाथ इस तरह फैले हुए थे जैसे मोरन का गला घूट देना चाहता हो। मिस्टर हाम, गोली मार दूंगा अगर तुमने मोरन को हाथ भी लगाया, अहमक ने इसे ललकारा और हाम के कदम रुक गए। फिर वो इसकी तरफ बढ़ा। हाम की आंखें खूंखार थीं। इसने जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मुजस्सिम सवाल नजर आ रहा था।
मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है मिस्टर हाम, मैं तो पार्टी के लीडर के हक में बोल रहा हूँ, अहमक ने कहा। तुम मोरन से भी ज्यादा पागल मालूम होते हो, हाम बोला। अहमक इसे कोई जवाब देने की बजाय हबशी से बोला, क्या तुम बाहर निकलकर अपने शुबे की तस्दीक कर सकते हो? मैं अंधेरे में मरना पसंद नहीं करता बॉस। हम सुबह तक इसी सूरत में महफूज रह सकते हैं कि खेमे से बाहर कदम ना निकालें, वो हमें घेर चुके हैं, लेकिन सुबह से पहले हमला नहीं करेंगे, हबशी ने कहा। अहमक थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर हाम से बोला, हम तुम्हारी लीडरशिप तस्लीम कर लेंगे अगर तुम इस वक्त खेमे से बाहर निकलने की हिम्मत कर सको। ओह नहीं मिस्टर मोरन, तुम या तुम्हारे आदमी मुझे कभी गाफिल नहीं पा सकते। अपनी जगह से एक कदम भी हटकर देखो, खोपड़ी का सुराख सीटियां बजाएगा, अहमक आदमी ने कहा। तो इस तरह तुम हमें इन जंगलियों के हवाले करना चाहते हो जो तुम्हारे बयान के मुताबिक हमें घेर रहे हैं? मोरन गुर्राया। हा हा, अहमक ने कहका लगाया। मगर मिस्टर मोरन, तुम्हारे 2 आदमी इस वक्त भी कम हैं, क्या तुम्हें इनके बारे में तशवीश नहीं है? अहमक ने पूछा। क्या मतलब? मोरन ने कहा। कुछ भी नहीं, अहमक का लहजा सख्त था। जोसेफ और सफदर, तुम इन लोगों को जल्द से जल्द गैर मुसल्लह कर दो, अहमक ने कहा। बहुतों ने अहमक को गालियां देना शुरू कर दी, लेकिन सफदर और जोसेफ ने इनकी जामा तलाशी लेकर गैर मुसल्लह कर देने में देर नहीं लगाई। मिस्टर हाम किस खुशी में छोड़ दिए गए हैं, अहमक ने कहा। इनके साथियों ने हाम की तलाशी नहीं ली थी। ये नहीं हो सकता, हाम दांत पीसकर गुर्राया। हाँ, खुद तुमसे तो नहीं हो सकेगा, इसलिए दूसरे ही ये तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, जोसेफ, अहमक बोला। हबशी ने हाम को भी टटोलना शुरू कर दिया और इसकी जेब से सिर्फ एक बड़ा सा शिकारी चाकू ही बरामद हो सका। अब जाओ, अहमक कुछ देर बाद हाथ उठाकर बोला, इन दोनों को तलाश करो जिन्होंने तुम्हें इस वहम में मुब्तला किया था कि जंगली हमारे गिर्द घेरा डाल रहे हैं। मैं समझा नहीं बॉस, हबशी बोला। मिस्टर मोरन, क्या तुम इस अकल वाले को समझाने की कोशिश नहीं करोगे? अहमक बोला। तुम अपनी मौत को आवाज दे रहे हो, इसे याद रखना, मोरन ने आंखें निकाली। मेरी यादाश्त बहुत कमजोर है, इसलिए नोट कर लूंगा। जोसेफ, सफदर, बाहर जाओ, वो दोनों तुम्हें आसपास की झाड़ियों में जरूर मिलेंगे। अब तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि यहाँ कौन मौजूद नहीं है, अहमक ने कहा। सफदर ने सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर जोसेफ को बाहर चलने का इशारा किया। अहमक के दोनों हाथों में अब भी रिवॉल्वर मौजूद थे और वो किसी तरफ से गाफिल भी नहीं था। जोसेफ और सफदर बाहर चले गए। अहमक मोरन से कह रहा था, तुम्हारी स्कीम ये थी कि यह हबशी ही दूसरे लोगों में हरास फैलाने का बाइस बने। तुम्हें यकीन था कि वो आवाजें सुनकर जंगलियों के हमले की पेशगोई करेगा। वो जानता है कि जब कई टोलियां शिकार की तलाश में निकलती हैं तो एक टोली दूसरी को अपनी कामयाबी की इत्तला देने के लिए परिंदों की आवाज़ों का सहारा लेती हैं। लेकिन तुम हरास क्यों फैलाना चाहते थे? इमरान ने पूछा। वो खामोश होकर मोरन को घूरने लगा। बकते रहो, मोरन भराई हुई आवाज़ में बोला। ठीक है, मैं इसका जवाब भी रखता हूँ, अहमक सर हिलाकर बोला। तुम जानते थे कि लॉकेट के सिलसिले में हंगामा ज़रूर बर्पा होगा और हाम यकीनी तौर पर तुम्हें ही मुजरिम समझेगा, क्योंकि इसकी वजूहात पहले ही से मौजूद थी। लिहाजा तुमने ये स्कीम बनाई कि ठीक इसी वक्त जब लॉकेट का किस्सा छेड़ा हो, जंगलियों की आमद का हुल्लड़ हो जाए और इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर तुम अपने चंद मखसूस साथियों समेत किसी तरफ निकल जाओ। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अहमक कहता चला गया। तुम बकवास कर रहे हो, मोरन ने कहा। तो फिर यही दुरुस्त होगा कि तुम निकल भागने के लिए हंगामा बर्पा नहीं कराना चाहते, बल्कि मकसद ये था कि अफरा तफरी के दौरान हाम और इसके मखसूस साथियों को चुन चुनकर मार डालो। आहा, यही हो सकता है, वरना लॉकेट हासिल कर लेने के बाद तुम खेमे की तरफ वापस क्यों आए? इमरान ने कहा। मोरन कुछ ना बोला, वो अपने खुश्क होठों पर जबान फेर रहा था। दफातन सफदर और जोसेफ 2 आदमियों को धकेलते हुए अंदर लाए। गुड, इमरान मुस्कुराया। ये हैं जंगली जिन्होंने हमारा मुहासरा किया था। मोरन, लॉकेट निकालो, वरना बैक वक्त 2 गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में पेवस्त हो जाएंगी। मोरन कुछ ना बोला। हाम की आंखों में वहशियाना चमक नजर आई। इसने अहमक से पूछा, और मेरा क्या हशर होगा? इसका फैसला ये लड़की करेगी। अहमक ने डेजी की तरफ इशारा किया। नहीं नहीं, डेजी मुस्तरिबाना अंदाज में बोली, मैं किसी की लाश देखना पसंद नहीं करूंगी। हश, तुम कह चुकी हो कि तुम्हारा लॉकेट इन लोगों पर तबाही लाएगा, इमरान ने कहा। नहीं नहीं, मैं कुछ तो खून देखने की हिम्मत नहीं रखती, डेजी ने कहा। इस बेचारी को यहाँ खींच लाने का मकसद क्या था हाम? इमरान ने पूछा। ये सोर बताएगा, हाम ने मोरन की तरफ देखकर कहा। इसी ने मुझे इसका पता बताया था और यहाँ लाने की स्कीम बताई थी, हाम ने कहा। आखिर क्यों? लॉकेट तो तुम वहाँ भी छीन सकते थे, इमरान ने कहा। मुझे किसी ऐसे लॉकेट के वजूद का इल्म ही नहीं था जो मोरन की दिलचस्पी का बायस बन सकता। वहाँ से मुझे सिर्फ यही बताया था कि यह लड़की जजीरे में दफीनों की निशानदेही कर सकती है, क्योंकि इसका बाप जो एक बहरी कज़ाक था इसे दफीनों के मुतालिक बहुत कुछ बता चुका है, बिन हाम ने कहा। ये झूठ है,
मेरा बाप बहरी कज़ाक नहीं था, उसने मुझे कभी दफीनों के मुतालिक कुछ नहीं बताया। बस वो मेरी माँ से खफा था, इसलिए हमारे साथ नहीं रहता था, डेजी ने कहा। बापों को समझना बहुत मुश्किल काम है, हत्ता के बापों के बाप भी एक दूसरे को समझ नहीं सकते। मगर ये लॉकेट क्या तुम्हारी दानिश में इसकी कोई अहमियत नहीं? इमरान ने कहा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मरते हुए बाप का तोहफा था। डेजी ने ठंडी सांस ली। जन्नत में खामोशी रही, फिर भराई हुई आवाज़ में बोली, वो हमारे साथ नहीं रहता था। मेरी माँ तो इसकी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी, लेकिन इसे कभी मुझे इसकी वजह नहीं बताई। सख्त तरीन ताकीद थी कि मैं बाप से कभी भी ना मिलूं, लेकिन मुझे इससे बड़ी मोहब्बत थी। मैं अक्सर उसके घर जाती रहती थी, मगर माँ को ये बात मालूम ना होने पाई। एक बार वो बहुत बीमार हो गया, बचने की कोई उम्मीद ना रही। इस ज़माने में इसने मुझे वो लॉकेट दिया और इस्तदा की थी कि मैं माँ से इसका तज़किरा ना करूं। लॉकेट के लिए इसकी हिदायत थी कि मैं इस वक्त तक इसको ना खोलूं जब तक कि मेरी शादी ना हो जाए। इसके साथ ही इसने जोर दिया था कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जो अच्छा जहाज़रा और बाहिम्मत हो। ये भी कहा था कि अगर मैंने शादी से पहले इसे खोल दिया और किसी को दे दिया तो वो लॉकेट दोनों पर ही तबाही लाएगा। इससे ज़्यादा मैं इस लॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती। डेजी खामोश हो गई और अहमक मोरन को देखने लगा। मुझे जवाब दो मोरन, लड़की को तुम यहाँ क्यों लाए थे? अहमक ने कहा। तुम मेरी ज़बान से कुछ भी ना सुन सकोगे। काश मैंने तुम्हें सबसे पहले ही ठिकाने लगा दिया होता, मोरन ने कहा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता मिस्टर मोरन। लोग अमूमन मुझे अहमक समझकर माफ़ कर दिया करते हैं, इमरान ने कहा। तुम हो कौन? हाव ने भराई हुई आवाज़ में पूछा। मैं इस बीवी का शौहर हूँ जो गालिबन कभी पैदा ना होगी, और अगर पैदा हो ही गई तो सर पर हाथ रखकर रोएगी जिंदगी भर। सफदर को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या सूरत होगी। इमरान हाम का साथ देगा या मोरन का? पोर्ट सईद से रवानगी इसी शर्त पर हुई थी कि वो लोग जजीरा नहंग में पहुंचकर हाम को ठिकाने लगा देंगे। मगर भला इमरान को इस शर्त से क्या दिलचस्पी होती? वो तो सिर्फ जजीरे तक पहुंचना चाहता था। खुद मोनिका ने भी इस पर जोर नहीं दिया था कि शर्त पूरी ही की जाए। वैसे किश्ती का स्ट्रोकर पूरी तरह इनके कब्जे में था। हो सकता है इसे इल्म रहा हो कि गास्कर ने किन शराइत पर इसे इनका ताबे फरमान रहने की हिदायत दी थी। बहरहाल सफदर जानता था कि वो मोनिका के अलावा और किसी की कोई बात नहीं मानेगा, मगर ये बात की बात थी। फिलहाल इस नई उलझन से ओहदा बरआ होना मुश्किल नज़र आ रहा था। पार्टी डेजी समेत 22 अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन इस वक्त 17 आदमी अपने हाथ उठाए हुए खड़े थे और इमरान के हाथों में रिवॉल्वर थे। इन 17 आदमियों को इस तरह काबू में रखना कि वो आइंदा इनके लिए काम भी करते रहें, करीब करीब नामुमकिन ही था। अब सफदर यही सोचा था कि देखिए कि इमरान की उल्टी खोपड़ी क्या गुल खिलाती है। दफतन मोनिका ने कहा, मोरन को इस फ्रॉड की जरूर सजा मिलनी चाहिए। तुम आखिर हो कौन? मोरन हलक फाड़कर धाड़ा। अगर मैं खुद को जाहिर कर दूं तो तुम्हारा दम निकल जाएगा, इमरान बोला। मैं देखना चाहता हूं कि दम कैसे निकलता है, मोरन ने कहा। ये देखना है तो 5-6 बच्चों के बाप बन जाओ, इमरान बोल पड़ा। खेल खत्म होना चाहिए, मोनिका ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं हाम के हक में हूँ। तब फिर हमें सिर्फ 6 आदमियों से निपटना पड़ेगा। 5 ही मोरन के खास आदमियों में से हैं, बकिया मरूब हो गए थे। लेकिन हाम को इसकी इजाज़त नहीं होगी कि वो इन 6 आदमियों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए, इमरान ने कहा। मुझे तुम लोगों की हर शर्त मंजूर है, हाम सर हिलाकर बोला, लेकिन लॉकेट इसे वापस करना पड़ेगा। लॉकेट इस वक्त इसके पास नहीं है, फिक्र ना करो, वो भी मिल ही जाएगा। अच्छा दोस्त मोरन, अब तुम हमारे कैदी हो, इमरान बोला। मोरन कुछ ना बोला। इमरान के इशारे पर सफदर और जोसेफ ने 6 आदमियों के हाथ बांध दिए। खुदा के लिए मुझे वापस भिजवा दो, अब क्या होगा? डेजी सिसकियां ले रही थी। कोई कुछ ना बोला, हत्ता कि मोरन और इसके साथी भी खामोश थे। कुछ देर बाद हाम ने फिर लॉकेट का तस्करा छेड़ दिया। मुझे इल्म है कि लॉकेट इसने कहाँ छुपाया है, इमरान ने कहा। आखिर तुम्हें इन बातों का इल्म कैसे हुआ था? हाम ने पूछा। मोरन का ख्याल था कि इस पार्टी में जर्मन जबान किसी को भी नहीं आती, इसलिए वो अपने इन 2 आदमियों से जर्मन गुफ्तगू किया करता था। इससे यहाँ पहुंचते ही लॉकेट उड़ाने की स्कीम बनाई थी। इन दोनों आदमियों पर इसे शायद पूरा पूरा एतमाद है, इमरान ने कहा। अब मुझे याद पड़ता है कि ये 5 मोरन ही ने मुहैया किए थे, हाम बोला। मेरे खुदा, इतना बड़ा फ्रॉड! गोया मेरी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं थी कि मैं इन लोगों के लिए कश्ती मुहैया कर दूं। मोरन ने मुझे इसलिए साथी बनाया था, वरना इन्हें कश्ती कहाँ से मिलती, हाम ने कहा। तो मोरन ही ने तुम्हें इस सफ़र पर आमादा किया था, इमरान ने पूछा। कतई, वरना मैं तो इन हरकतों को हिमाकत समझता था। इसी के ख्याल दिलाने पर मैंने गैस्पर के मुतालिक छानबीन की थी और मुझे मालूम हुआ था कि वो किसी ज़माने में बहरी कज़ाक था, बिन हाम ने कहा। गैस्पर कौन? इमरान ने पूछा। डेजी के बाप का नाम गैस्पर था, बिन हाम बोला। खैर, ख़त्म करो इस किस्से को। क्या तुम बकिया आदमियों पर एतमाद कर सकते हो?
इमरान ने बुलंद आवाज में कहा। गालिबन मकसद यही था कि सब सुन लें। वो आदमी जिनके हाथ नहीं बांधे गए थे गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि वो कुछ समझ ही नहीं सकते थे। इनके लिए फैसला करना दुश्वार था कि वो किसका साथ दें। हकीकतन वो यहाँ इस वीराने में झगड़ा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने वादा किया कि अब वो हाम ही को लीडर समझेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें ऐसे झगड़ों से गर्ज ही क्या, वो तो माकूल मुआवजे के लालच में यहाँ चले आए थे। नहीं, मैं लीडर नहीं बनना चाहता। मैं तो अब वापसी ही में सबकी बेहतरी देखता हूँ। मुझे बेहद अफसोस है कि मैंने मोरन के जाल में फंसकर इस बेचारी लड़की को गलाया। पता नहीं इसे यहाँ लाने का मकसद क्या था, बिन हाम ने कहा। वो खामोश होकर मोरन को घूरने लगा, फिर बोला, तुम वो लॉकेट किसी न किसी तरह वहां भी हासिल कर सकते थे। खुद इसे यहाँ साथ लाने की क्या जरूरत थी? सोचते रहो। मोरन ढिठाई से मुस्कुराया। मेरी जबान से इसके मुतालिक तुम एक लफ्ज भी ना सुन सकोगे, मोरन बोला। फिर इसने इमरान से कहा, तुमने इस स्वर पर एतमाद कर लिया है, जरा लॉकेट इसके हाथ लगने दो, फिर देखना। लॉकेट में क्या है? इमरान ने पूछा। मैं कह चुका हूं कि कुछ भी ना बताऊंगा। तुम गालिबन जानते ही हो कि वो कहाँ है, खुद देख लेना, मोरन ने कहा। इमरान ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और मोनिका की तरफ मुड़ गया। वो मर्दाना लिबास में थी और सर पर चमड़े का खुद इस तरह मुंडा हुआ था कि बाल छुप गए थे। ये तदबीर इमरान ने इसलिए की थी कि मोनिका के बाल ना काटने पड़े, वरना पहले तो इसने कहा था कि इस मेकअप के लिए बाल तरशवाना जरूरी हो जाएगा। मोनिका ने इस पर आमादगी भी जाहिर की थी, मगर फिर शायद इमरान को इस पर रहम आ गया था। इमरान ने तो अपनी दानिश में भलाई ही की थी, लेकिन इसे क्या कहा जाए कि मोनिका खुद ही बालों से तंग आ गई थी। इसका ख्याल था कि चमड़े का खुद चढ़ाने से तो यही बेहतर था कि बाल कटवा दिए जाएं। बराबर शिकायत करती रहती थी कि सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि बालों की जड़ों में सुइयां चुभ रही हों। इस वक्त इसने इमरान और सफदर को अलग ले जाकर कहा, अगर अब मैं खुद को जाहिर कर दूं तो हालात बदल सकते हैं। कैसे हालात? इमरान ने पूछा। हाम की तरफ से इत्मीनान हो जाएगा, खदशा बाकी ना रहेगा कि वो हमें धोखा भी दे सकता है, मोनिका ने कहा। आखिर किस बिना पर? इमरान ने पूछा। अगर इसे मेरी असलियत मालूम हो जाए तो वो किसी वफादार वो कुत्ते की तरह मेरे पीछे दुम हिलाता फिरेगा, मोनिका बोली। पहले ही क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारे पीछे दुम भी है? इमरान ने तशवीशकुन लहजे में कहा। फजूल बकवास मत करो, मोनिका झिंझिला गई। इमरान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मुझे इससे सरोकार नहीं है कि तुम क्या करोगी। बहरहाल ये सफ़र बोगा के लिए जारी रहना चाहिए, ना कि किसी खजाने के लिए, इमरान ने कहा। मुझे खजाने से क्या सरोकार? मोनिका बोली। हम चार आदमी ये सफ़र जारी ना रख सकेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम लोगों को साथ रखा जाए। हमें बार बरदारों की ज़रूरत पेश आएगी। ऐसे लोग दरकार होंगे जो जंगल में रास्ते बना सकें। ये पार्टी पूरे इंतजामात के साथ आई थी, इमरान ने कहा। लेकिन ठहरो, मोनिका कुछ सोचती हुई बोली। इन्हें काबू में रखना आसान काम ना होगा। अगर ये राज जाहिर हो गया कि हम किसी दूसरे मकसद के तहत सफ़र कर रहे हैं, मोनिका ने कहा। इन्हें मालूम कैसे होगा कि हम किसी दूसरे मकसद के तहत सफ़र कर रहे हैं? इमरान ने कहा। क्या ये ज़रूरी है कि इनकी और हमारी राहें एक ही हों? मोनिका ने पूछा। इन बेचारों की अभी कोई राह ही नहीं है, इमरान ने मायूसाना लहजे में कहा। क्यों, यह कैसे कहा जा सकता है? मोनिका बोली। अगर होती तो मोरन जल्दबाजी से काम ना लेता। हाम को इसने यही बताया था कि जजीरे में पहुंचकर लड़की खजाने की निशानदेही कर सकेगी, लेकिन हकीकतन इसे लॉकेट की फिक्र थी, क्योंकि शायद लॉकेट ही इस सिलसिले में रहनुमाई कर सकेगा, इमरान ने कहा। तुम जानते हो इसने लॉकेट कहाँ छुपाया है? मोनिका ने पूछा। वो इस वक्त मेरी जेब में है, इमरान बोला। क्या तुम्हें यकीन है कि मोरन ने इसे खोलकर देखा ना होगा? मोनिका ने पूछा। मौका ही नहीं मिल सका उसे। इसने लॉकेट खींचा था, लड़की चीखी थी और हाम उठकर भागा था। यही हो सकता है कि मोरन अचानक इसे देखकर नर्वस हो गया हो, वरना इसे खत्म कर देने की स्कीम तो पहले ही बना रखी थी। बहरहाल हाम को देखकर इसने लॉकेट एक जगह छुपा दिया था, इमरान बोला। और तुमने शुरू ही से उस पर नजर रखी थी? मोनिका ने पूछा। ना रखी होती तो इस वक्त हालात दूसरे होते, इमरान ने कहा और किसी सोच में पड़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।